नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज़ के साथ। मैं हूं कल्याणी महाजन और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कैमरामैन सुमित शर्मा। और हम आज मौजूद हैं इंदौर के बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन और सबसे बड़ी गौशाला में, जिसका नाम है अहिल्या माता गौशाला। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत यहाँ पे वात्सल्य से भरी हुई गौ माताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक गौ माता तो यहाँ पर एक गाय, छोटी सी गौ, उनका जो बछड़ा है वो मेरे साथ ही यहाँ पर मौजूद है। वो भी उत्सुक है और बहुत लालायित है और ये सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, हम सभी जानते हैं। और मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि गौ माता का महत्व हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कौन ऐसा है जो इससे अपरिचित है कि जो गौ माता है वो आदित्य यानी सूर्य, वायु और अग्नि के हवन से उत्पन्न रोहिणी और गंधर्व की पुत्रियां हैं और जिन्हें हम गौ माता के रूप में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हम मानवों के लिए, हम मानवों के साथ हमारे पालन पोषण के लिए, हमारे अंदर संस्कारों के पोषण के लिए माँ की उत्पत्ति की थी। तो माँ की जो उत्पत्ति है उसी के अंदर, माँ के ही प्रकार में हमारे सनातन धर्म में गौ माता को भी माता तुल्य पूजा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गोपाल हैं, गौ के पालक यानी कि श्री कृष्ण, उन्होंने भी, श्री हरि ने भी गायों की वात्सल्य को, गायों के ममत्व को महसूस करने के लिए गौपालक के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। और हमारी सनातन संस्कृति में हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि सभी ने कामधेनु, सुरभि जैसी कई हमारे गौवंश की जो पूजनीय गौ माता है, इनकी पूजा अर्चना कर हमारे सनातन धर्म और संस्कृति का पोषण किया, हमारी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया। तारतम्य में आज हम आपको यहाँ पर इंदौर की सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और सबसे बड़ी गौशाला में लेकर आए हैं, जिसका नाम है अहिल्या माता गौशाला। और इस गौशाला के जो संरक्षक हैं गोपाल अग्रवाल जी, हम आज उनसे यहाँ पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम आज उनसे यहाँ की परिपाटी के बारे में जानेंगे, तो आइए हमारे साथ बने। साथ मौजूद हैं गोपाल, गौपालक, जिन्हें हम गोपाल के नाम से जानते हैं और सौभाग्य से कहे या संयोग से कहे, हमारे जो इस गौ संरक्षण के जो रक्षक हैं वो, उनका नाम भी गोपाल है, गोपाल अग्रवाल जी। और गोपाल अग्रवाल जी का हम हिंदुस्तान मेल न्यूज़ पे हमारे तमाम दर्शकों की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और गोपाल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं कर रखी है, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत एक अनुभूति कह सकते हैं जिसे, जहाँ पर आज कई सारे लोग एक माँ के लिए तरसते हैं, यहाँ पर आपने हजारों माँओं को संरक्षण देकर रखा है, कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो गोपाल जी, मैं आपसे सबसे पहला जो प्रश्न करना चाहूँगी, हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि आपने जो ये गौपालक के रूप में ये जो सफ़र आपका शुरू हुआ, ये किस तरह से शुरू हुआ, आपकी कैसे गौ माता से आपका जुड़ाव? ये वैसे तो वास्तविक में मेरे माँ बाप को ये पूरा जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में एक तो गायों को और एक धरती के अंदर ही उन्होंने काम किया है कि जो गाय और वृक्षारोपण से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था। तो उसी के अंदर मेरे को भी उनकी प्रेरणा मिली और मैं भी उसी समय बचपन से गायों की सेवा में लगा हुआ हूँ। मतलब आपके माता पिता भी यही गौ सेवा ही करते थे। मेरे यहाँ पे बचपन से ही, हमारे यहाँ घर पे गाँव के ऊपर हमारे पिताजी के पास 140 गोवंश था और 140 गोवंश के अलावा 140 ही उन्होंने एक पूरा का पूरा आधा किलोमीटर का करीब
बाग लगा रखा था जिसमें बड़, पीपल, नीम, अंजीर और इनके सबके पौधे थे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े वृक्ष थे। और उन्हीं को देख के आज हम गौशाला के अंदर गायों की सुरक्षा, देखभाल और गोपालन करते हैं और ऐसे ही वृक्षारोपण में भी हमारी इसी प्रकार से रुचि रहती है। मतलब कि आपका प्रकृति और पोषण दोनों का आपने समन्वय बनाकर रखा है। गाय को वास्तव में हमको जंगल में भी रखना है और कुछ गायों को गौशालाओं में भी रखना है। गौशालाओं में समाज को दिखाने के हिसाब से रहती है वैसे, तो बहुत सारी हमने गौशालाएं इंदौर के आसपास, करीब हमारे पास अभी 12 गौशालाएं ऐसी है जो जंगल के अंदर है, जिनके अंदर बहुत कुछ व्यवस्थाएं हम कर नहीं पाते हैं, पर उनका वातावरण जंगल से उनको मैच खा जाता है। आज इतनी ठंड रहती है तब भी वो जंगल के अंदर वृक्ष के नीचे रहती है बगैर कोई सेट के, तो वो भी हमने देखा है। गर्मी भी रहती है तो भी वो अपने आप छाँव के अंदर रह लेती है। इसी प्रकार जब बारिश होती है तो हम बोलते हैं कि बारिश के अंदर गाय इसमें नहीं रह सकती, पर हमारी गौ माता की तीनों जो आज ऋतुएं हैं, तीनों ऋतुएं वो सहन करती है। मतलब उनको ऐसा हमको लगता है कि यार हम उनको कष्ट दे रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई कष्ट नहीं है, हमको स्वतंत्र है ना, और जंगल मिला हुआ है तो उनको खान पान भी उस प्रकार से मिल जाता है जंगल के अंदर और उसके अंदर। अब ये जो गौशाला में तो हमारी मजबूरियाँ हैं कि समाज के द्वारा और नहीं पाल सकते हैं और समाज को दिखाने के हिसाब से भी ये हमने गौशालाएं कर रखी है। लेकिन जैसे ये गौशालाएं जो निर्मित की हैं आपने जैसे बताया, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मतलब अगर गौ माता की आंतरिक खुशी को लेकर अगर बात करें तो आपको क्या लगता है वो जंगल में ज़्यादा खुश रहती है या फिर इस तरह की बनी हुई? नहीं, जंगल में ज़्यादा खुश रहती है, इस प्रकार से नहीं है। जंगल में उसको वास्तव में जंगल में खाने पीने का और पूरा उनको आज जो वन है उसके पत्ते गिरते हैं, प्राकृतिक घास मिलती है, उसको अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ खाने को मिलती है और उन जड़ी बूटियों से वो हमें बहुत कुछ देती है। इसी प्रकार उन जड़ी बूटियों के अंदर और इसके पौधे भी अपने आप वो बनाती है, जो खाती है तो गोबर गोमूत्र करती है, उससे उनके वापस से कुछ पौधे उठते हैं, उसी से वृक्ष बनते हैं। तो गोपाल जी, ऐसा कुछ आप लोग गवर्नमेंट को नहीं सुझाव दे सकते हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा कूनो का नेशनल पार्क बना है जहाँ चीते लाकर छोड़े गए हैं, तो ऐसा ही आर्टिफिशियल अगर जंगल बनाकर गौशाला की गवर्नमेंट गो अभयारण्य बना हुआ है इधर आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, पर उनकी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट के पास इसको सुचारू रूप से नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2, 4, 5 व्यक्ति ऐसे लगते हैं कि जो खुद तो देखना पड़ता है गौशाला के अंदर या जंगल में भी गाय तो खुद तो देखना पड़ता है। और गायों को क्या है कि ये जंगल के अंदर प्राकृतिक माहौल मिलता है इनको। तो गोपाल जी, जैसा कि जो ये गौ माता के संरक्षण को लेकर अगर हम बात करें तो हमारी जानकारी में जो है कि आप 120 ऐसी गौशालाओं के संरक्षक हैं, तो आप अकेले होकर इसको कैसे मैनेज करते हैं? आपके साथ किसी का सहयोग है? नहीं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे जने हैं और बहुत सारे जनों के अंदर ये स्थिति होती है कि कोई आता है, कोई चले जाता है, पर हम एक दूसरे के संपर्क में सालों बाद भी आते हैं और वो सालों बाद भी उसकी भावना रहती है कि हम कैसे भी गौशाला के अंदर काम करें। हमने सबसे पहले गायों को बचाने के लिए इंदौर शहर से भी एक काम करा था कि सबसे पहले प्लास्टिक के ऊपर हमने एक धरना आंदोलन और ये दिया था। तो कैसे भी गाय की आज जो सबसे ज़्यादा क्षति होती है, गाय यदि भूखी रह लेगी चलेगी, पर प्लास्टिक खा लेगी तो गाय की मतलब अंदरूनी हालत पूरी खराब हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमने इंदौर के अंदर भी देखा कि इंदौर में भयंकर यदि गाय थी और गाय क्या खाती थी, कचरों के ढेर पे जाके वो प्लास्टिक तेले मनिया रहती थी, उसके अंदर सब डला हुआ रहता था, रोटी सब्जी वगैरह, तो झट से वो रोटी सब्जी के बहाने वो प्लास्टिक भी उसके मुंह में आ जाता था। तो उससे हमारी गाय, आज हमने इंदौर शहर से यदि 20 से 25 हज़ार गाय ली तो 20-25 हज़ार गायों के अंदर हमको ये मिला कि वो एक भी गोवंश हमारा सुरक्षित नहीं बचा, वो सब मृत्यु लोक पे पहुंच गया। उसका मेन कारण था कि जब वो मरता था तो हमने देखा कि इसके पेट में से क्या निकला, तो उसके पेट में से केवल प्लास्टिक कचरा सब मतलब इसी प्रकार का कचरा निकला कि जिसके अंदर अपन कह नहीं सकते हैं कि इसी प्रकार के उनको। फिर जब देखा तो वास्तव में जब गौशाला नगर निगम ने गाय जब हमको बोला कि आप हमारी गौशाला में गाय अधिक हो गई तो आप इनको ले जाओ, तो हम ले भी गए। तो गोपाल जी, सरकार की बात यहाँ छिड़ी है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश सरकार, जैसा कि हमने हमारी जानकारी में जो है कि 1587 गौशालाएं सरकार संचालित कर रही हैं और 627 गौशालाएं निजी तौर पर संचालित हो रही हैं। तो जो सरकार संचालित कर रही हैं, क्या वाकई में वहाँ पर यथास्थिति जो सरकार की ओर से दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में वैसी स्थिति है
या फिर स्थिति नहीं कुछ और? नहीं, सरकार जो कर रही है केवल नाम मात्र में वो दिखावे का कर रही है। अभी वास्तव में देखा जाए तो 36 महीने का जो 20 रुपए से अनुदान दे रही है, वो 36 महीने से कोई भी गौशाला वालों को नहीं मिला है। ये क्या करते हैं, साल में 1 महीने का अनुदान दे देते हैं और अपना नाम कर लेते हैं, सरकार की हमने अनुदान दिया। अभी 36 महीने से इन्होंने कोई भी रजिस्टर्ड जो गौशाला है उनको नहीं दिया। और आपने बोला कि 550 अनरजिस्टर्ड गौशाला है। मैं बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी सरकार के पास 800 से कुछ पंजीकृत गौशाला है, और मैं बोल रहा हूँ अब पंजीकृत गौशाला है करीब 11,000 गौशाला है जो समाज चला रहा है। सरकार कुछ भी नहीं चला रही है। सरकार तो केवल एक नाम मात्र का गोवंश के नाम से वो कर रही है कि हम गाय पाल रहे कर रहे हैं, जबकि सरकार ने आज तक हमने देखा कि इतने गोवंश के ट्रक अवैध रूप से कत्लखानों में चले जाते हैं। उसके ऊपर भी उन्होंने कोई मापदंड नहीं कर रखा है कि इनके ऊपर कसाईयों के ऊपर कुछ अच्छी धारा लगा के इनको मृत्युदंड इनको भी दे दिया जाए। जिस प्रकार से हमारी गौ माताओं को ये मृत्यु के लिए पहुंचा देते हैं, इसी प्रकार से जो ले जा रहे हैं उसको भी मृत्युदंड देना चाहिए। जी बिल्कुल। ये प्रावधान हमारी सरकार अभी भी नहीं कर रही है। अब इसके अंदर देखें कि मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय या हिंदुत्व के ऊपर बात करती है तो गौ माता के लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। आपके मतलब आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है व्यक्तिगत मेरा नहीं है, मेरे सब जितने भी गौ भक्त हैं और जो गौशाला वाले हैं उनसे आप पूछेंगे तो वास्तव में उनकी प्रताड़ना आपको बतलाएंगे कि क्या स्थिति है। तो इसी प्रकार से 20 लीटर पानी चाहिए और एक गौशाला के अंदर कम से कम 5 मजदूर चाहिए, तो 5 मजदूरों की तनख्वाही 50,000 रुपये महीना हो गया, जबकि ये 20,000 रुपये महीना देते हैं और वो भी एक साल में एक चक्कर। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें या फिर हम कहीं भी भारत में किसी भी मौजूदा सरकार की बात करें, तो गौवंश और गौ संरक्षण को लेकर जो सरकार कहती है तो उसकी कथनी और कहनी में अंतर बहुत ज़्यादा बहुत अंतर। गोपाल जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि अभी जो मौजूदा वर्तमान परिदृश्य में लंपी वायरस का जो प्रकोप चल रहा है गौवंश पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके जो ये परिसर है, गौशाला है, यहाँ पर काफ़ी सारी गौ माता मौजूद हैं, तो क्या आपको भी इस कष्ट से यहाँ पर गुजरना पड़ा है? देखिए, हमें लंपी वायरस का अनुभव सबसे पहले जब गुजरात के अंदर ये आया और जैसे राजस्थान के अंदर फैला, हम सतर्क हो गए थे कि यार ये जो बीमारी है ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी आ सकती है। तो हमने भी इसको, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ी बहुत जब नीमच और इधर से एंट्री हुई, खबर मिली हमको कि ये बीमारी हमारे यहाँ एंट्री कर रही, तो हमारे यहाँ पे हमने इसका, हमारा जो देसी पद्धति से इलाज है वो सबसे पहले हमने देसी पद्धति का इलाज उपयोग में लाना शुरू कर दिया और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा निकला कि वास्तव में देसी जब पद्धति से हमने करा तो हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया। इसके बाद में हमारी सरकार ने कुछ चेतना शुरू करा, तो उन्होंने जो इंजेक्शन लेके आए वो लगाना शुरू करा, पर उस इंजेक्शन का उनके पास में उस लंपी बीमारी का नहीं इंजेक्शन था, वो जो भेड़ बकरियों को लगाते थे वो इंजेक्शन इन्होंने इसके ऊपर इस्तेमाल कर दिया। तो उसका देखा तो उसका कोई लंबा फर्क नहीं पड़ा, तो हमने हमारा देसी तरीके का इस्तेमाल करा और उस देसी इस्तेमाल करके हमने इंदौर जिले के अंदर तो बहुत कुछ कवर कर लिया था उस बीमारी को। इसके अलावा हमने आसपास के जो जिले थे, जैसे बुरहानपुर हुआ है, वो इधर उज्जैन जिला हुआ है, रतलाम हुआ है, यहाँ तक भी हम लोग दवाइयाँ लेके गए हैं और उन दवाइयों से हमने देसी पद्धति से उसके अंदर इलाज शुरू करा, तो वास्तव में उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिला और हमारा गोवंश उससे जो मृत अवस्था में पहुंच रहा था वो भी मृत अवस्था वाले गोवंश को भी हमने उससे अच्छा कर दिया। तो आपकी गौशाला में कोई भी गाय को इस तरह का हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाई, क्योंकि हमने डिकम्पोज जो एक बहुत साधारण जो था वो डिकम्पोज को हमने पूरी गायों को रोज डेली हमने निलाना करना शुरू कर दिया था। तो आज हम इस मामले में कि हमको यहाँ पे कोई भी नहीं करना पड़ा कि हमारी कोई भी गोवंश को लंबी बीमारी थी।
और गोपाल जी, जैसा आपने बताया देशी पद्धति से जो आपने दवाइयाँ की, इलाज किया, तो वो देशी पद्धति में आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया एक बार? हमने सबसे पहले तो सरसों का जो तेल है जी। वो सरसों का तेल लिया और अजवाइन, हल्दी, गुड़, इन सबको मिला के और उनका लड्डू बनाया और उस लड्डू को हमने एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को, टोटल लड्डू की जो क्वांटिटी थी सब मिला के हमको 140 से 50 ग्राम करीब लड्डू मिले। पूरे 140 से 50 ग्राम करीब लड्डू हमने एक टाइम पे गायों को खिलाया। उससे 3 दिन तक 6 खुराक उनको दी, तो उससे बहुत अच्छा उनको वो हुआ। अब जो गौ माताएं जो बैठ गई थी बिल्कुल ही सुस्त दुस्त हो गई थी, तो उन्होंने हमने डीकम्पोज बनाया था। डीकम्पोज करके मतलब लिक्विड था, तो उसको बनाने का भी बहुत सरल तरीका था कि हमने एक लीटर डीकम्पोज लिया, 200 लीटर पानी के अंदर उसको हमने डाल दिया, उसके अंदर 2 किलो हमने गुड़ डाला। 15 दिन बाद में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद में उसको गाय को हम आधा लीटर पिलाते भी थे और आधा लीटर से उसको नहलाते भी थे। इस प्रकार से हमने 3-3 दिन तक गायों को ये भी काम करा, तो उससे उसके जितने भी कीटाणु वगैरह थे अंदर के भी, वो भी सब मर जाते थे उससे। तो ये बीमारी पे हमने इस प्रकार से बहुत जल्दी कंट्रोल करा पूरी। तो ये थे यहाँ पर देवी अहिल्या माता गौशाला के गौ संरक्षक गोपाल अग्रवाल जी से हम आपको अभी मुखातिब करा रहे थे। और आपने यहाँ पर देखा कि कितनी सुंदर ढंग से, कितने व्यवस्थित और सुचारू रूप से यहाँ पर गोपाल जी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और हम हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ओर से भी सारे समाज से यही अपील करते हैं कि जो गौ वंश है, जो गौ माता है, इन्हें माता के रूप में सिर्फ कहने भर के लिए ना पूजे, इनकी वाकई में हृदय से अपनी माँ मानकर सेवा करें। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि माँ मतलब ही माँ सिर्फ देती है, माँ को कुछ भी अपने बच्चों से नहीं चाहिए होता है। तो इसी तारतम्य में आप देख सकते हैं कि गौ माता भी गौ माता की सेवा करने से, मात्र उनकी थोड़ी सी देखभाल करने से, उन्हें थोड़ा सा प्रेम स्नेह देने से वो कितना कुछ हमारे लिए देती है। जहाँ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे श्री अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल इंदौर लिखा हुआ है। यहाँ पर गौ माता की जो गोबर है, जो उनका गौमूत्र है, उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं वो इस काउंटर पर मिलते हैं। मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी मैडम कि यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है? दुपट्टी, फिनाइल, कंडे, गौमूत्र, घी मिलता है हमारे यहाँ, खाद मिलती है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, सुपर वर्मी, घी, फिनाइल, कंडे, हवन सामग्री रहती है। और ये जो हमारे कैमरामैन भैया से मैं कहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बॉटल्स हैं, तो मैडम ये क्या गौ उत्पाद से संबंधित कुछ दवाई वगैरह है? जैसे ये वर्मी वॉश है, ये गौमूत्र से ही बनता है, गौमूत्र से बनता है। इसमें वर्मी खाद रहता है, खाद का लिक्विड जो रहता है, और ये अपने लिए पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए रहता है, और ये पूरा ऑर्गेनिक यहीं बनता है। अच्छा, और यहीं पे बनता है और यहीं से ये सेल भी होता है। और इसके कुछ और भी लेआउट्स हैं मैडम इस जगह, मतलब इन उत्पादों के कहीं और भी यहीं से मिलते हैं? जी, थैंक यू। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि लंपी वायरस से गोपाल अग्रवाल जी ने जो बताया कि लंपी वायरस से गायों की रक्षा के लिए जो देसी पद्धति से इलाज की प्रक्रिया उन्होंने बताई, वो हमारे सामने अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि ये जो लड्डू हैं ये इस तरह से बनाए जाते हैं, यहीं पर देसी तरीके से ये बनाए जाते हैं और फिर इन्हें गौ माता को खिलाया जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से स्वस्थता को प्राप्त करती है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाय का गोबर होता है, गौ माता का जो गोबर होता है, जिसमें लक्ष्मी का वास होता है, जैसा गोपाल जी ने बताया हमें, उसी लक्ष्मी से ये खाद बनी है, इसीलिए इसे लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये गौ माता कहीं नोटों की वर्षा करती है, नोटों की वर्षा का माध्यम जरूर गौ माता देती है, गोबर के रूप में, खाद के रूप में और कई सारे ऐसे उत्पाद के रूप में।
साथ अभी मौजूद हैं माँ अहिल्या गौशाला में। ये गौशाला की एक सेविका के रूप में मौजूद डॉक्टर, मैडम आपका शुभ नाम? डॉक्टर माया शर्मा, और मैं यहाँ पर पंचगव्य चिकित्सा करती हूँ प्लस आयुर्वेदिक चिकित्सा करती हूँ। मैं 17 साल से ये जुड़ी हूँ यहाँ पर, आयुर्वेदिक चिकित्सा करती रहती हूँ। और मेरे साथ एक डॉक्टर राधिका माहेश्वरी भी आती है। हम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार यहाँ आते हैं, और जितने पेशेंट आते हैं उनको जो है हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, और निःशुल्क सेवा होती है, सिर्फ दवाइयों के चार्जेस लगते हैं। इसलिए ये चिकित्सा जो है ये पूरी तरह से गौ चिकित्सा के हिसाब से ही है। और पंचगव्य चिकित्सा है, इसका मतलब ये है कि जो पंचगव्य होता है उसके आधारित दवाइयाँ भी बनी हुई है। मतलब गौ माता से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं उससे बनी हुई है ये दवाइयाँ। जैसे गोबर है, गोमूत्र है, मतलब तकरारिष्ट एक दवाई आती है, वो गाय के दूध से जो छाछ बनाते हैं, दही बना के उसका मिश्रण करके बनाते हैं। तो विविध रोगों पे जो काम होता है वो ये पंचगव्य के ऊपर होता है, और उसकी दवाइयाँ बना के हम और उसको प्रोवाइड करते हैं। मलम है कुछ जो स्किन डिसीज़ में काम आते हैं। तो ओवरऑल जो है वो चिकित्सा एक हमारा प्रमुख उद्देश्य है यहाँ का, और हम 3 दिन यहाँ पे फिर उसके लिए सेवा देते हैं। थैंक यू।